क्या ईरान में महाविनाश टल गया है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? कुछ घंटे पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पावर ग्रिड को मिटा देने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अचानक 5 दिनों के सीज फायर का संकेत दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं होगा। आखिर इस 5 दिन के ब्रेक के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील हो रही है या ट्रंप अपनी अगली चाल के लिए समय ले रहे हैं? पूरे मामले की शुरुआत हुई ट्रंप के उस 48 घंटे के अल्टीमेटम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज डब्ल्यूमध्य का रास्ता नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट्स को राख कर दिया जाएगा। लेकिन समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सकारात्मक बातचीत के आधार पर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप का यह फैसला दुनिया के लिए किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से दोनों देश युद्ध की कगार पर थे। हालांकि ट्रंप के बयानों पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ईरानी एजेंसी ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई संपर्क नहीं है, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही और पलटवार के डर से राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हटे हैं। और प्रेरणा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे बात करने की बात की जा रही थी वो है ईरानी संसद के अध्यक्ष। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यह साफ कर दिया है कि वो इस बातचीत के अंदर नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का क्या बयान आया है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई। ईरान हमले पर 5 दिन के लिए हमने रोक लगा दी है। पावर प्लांट्स पर हमने टाल दिए हैं। ईरानी एजेंसी का जवाब है, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, अमेरिका के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है। पलटवार के डर से झुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप। तो सवाल यह है कि ट्रंप आखिर पीछे क्यों हटे हैं? आखिर यह फैसला क्यों लिया गया? 5 दिन के ब्रेक के 5 बड़े कारण क्या हो सकते हैं, वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। गुप्त वार्ता सबसे पहला। ट्रंप का संकेत, उनके विशेष दूत ने ईरान के कुछ नेताओं से बात की। माना जा रहा है कि ओमान या तुर्की के जरिए गुप्त समझौता हो रहा है, जिससे ईरान होर्मुज को खोलने पर सहमत हो सके। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल मार्केट का दबाव। कच्चा तेल $100 के पार पहुंचने लगा था। ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला होता तो ईरान खाड़ी देशों के तेल कुओं को निशाना बनाता। इससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू हो जाती, खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती थी। अब इसमें तीसरा कारण, ईरान की खौफनाक चेतावनी। अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र के एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाएगा। पूरा मिडल ईस्ट अंधेरे और प्याज की चपेट में आ सकता है। अब अगला कारण, इजराइल का फैक्टर। ट्रंप ने हमले रोके, वहीं आईडीएफ ने तेहरान पर हवाई हमले जारी रखे। ट्रंप शायद इजराइल और ईरान के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहे हैं, ताकि इजराइल की सुरक्षा भी बनी रहे और अमेरिका सीधे युद्ध में ना फंसे। और आखिरी कारण, युद्ध की रणनीति। जानकारों के अनुसार यह शांति की पहल नहीं, रीग्रुपिंग का समय। 5 दिन का समय देकर ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि क्या ईरान झुकता है। अगर नहीं तो 5 दिन बाद हमला और भी भयानक हो सकता है। वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अब देखना होगा कि यह विराम शांति की ओर ले जाता है या तूफान से पहले की खामोशी साबित होता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनुज माथुर जी हैं और मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान साहब हैं। सबसे पहले जनरल कुलकर्णी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपको ट्रंप के इस बयान में कोई दम दिखाई देता है कि मैं 5 दिन के अंदर जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं या ऑयल के ठिकाने हैं उन पर हमला नहीं करूँगा, क्योंकि ईरान, कम से कम इजराइल ने तो उनकी बात नहीं मानी। आपको इस बयान के पीछे क्या रणनीति नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप की, रीग्रुपिंग की, समय खरीदने की? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि आप कितना भी कर ले, ये नहीं समझना चाहिए किसी ने कि ट्रंप जो है बिल्कुल एक मूर्ख आदमी है और जो कहना चाहते हैं वो कहते रहते हैं। ऐसे नहीं है। उनके देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, और उस मेथड टू मैडनेस के अंदर ये जो है बोलते साम दाम दंड भेद, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर।
वो चाहे पैसा कमा रहे हैं इस तरीके से कह करके, या फिर ईरान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, या वाकई ही कहीं ना कहीं जैसे वो खुद ही कह रहे हैं कि विटकॉफ और उनके खुद के जो दामाद हैं कुशनर, वो उनसे बातचीत में लगे हुए हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी तो ऐसे हालात में होती रहती है। लेकिन मकसद एक ही है, ट्रंप नहीं चाहते कि वहां के जो तेल के भंडार हैं उनको नुकसान पहुंचे। मकसद सिर्फ तेल का है और पेट्रोल डॉलर का है। अगर तेल ही खत्म हो गया, गैस ही पूरा जल गया, तो फिर पूरा लड़ाई में आने का फायदा ही क्या हुआ? तो मकसद ट्रंप का एक ही है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। पूरे युद्ध का जो मकसद अमेरिका का है वो है तेल जो जितना है उसके ऊपर कंट्रोल करना। इजराइल का मकसद अपने अस्तित्व बनाए रखना, यकीन करना कि ईरान जो है न्यूक्लियर ना बने, ईरान जो है वो किसी प्रकार से भी मिसाइल और इस तरह के जो भंडार है वो ना ले सके। और तीसरी बहुत बड़ी बात, इजराइल ईरान को जितना पीछे ढकेल सकते हैं कि कम से कम 50 साल तक ईरान जो है किसी प्रकार से इजराइल को खतरा ना बने। तो ऐसे हालात में अब देखते हैं कि जो तेल है जिसको लेकर के पूरी मारामारी और लड़ाई हो रही है, मकसद इजराइल का अलग है। और इसलिए जब वो तेल के ऊपर हावी होता है या उनके तेल के भंडार के ऊपर हमला करता है, तो मकसद ये है कि ईरान को किसी न किसी तरीके से पीछे ढकेलना। लेकिन अमेरिका का जो मकसद है वो कुछ और ही है। और ऐसे इसलिए स्टेट ऑफ होर्मुज, क्या अपने को लगता है अमेरिका को तेल चाहिए? क्या अपने को लगता है अमेरिका को गैस चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन उनके जो अलाइज हैं, उनके जो दोस्त हैं बाकी है, उनको तेल और ये चाहिए। और सबसे ज्यादा किसको चाहिए? चीन को चाहिए। अगर सबसे ज्यादा चीन को चाहिए तो मकसद क्या है अमेरिका का? किसी न किसी प्रकार से चीन को उनसे आगे नहीं जाने देना, चीन को इस बात का आगाह करना कि आप जिस खेल आपके इस पे खेल खेल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, इसमें आप दखलंदाजी देना चाहते हैं आप दीजिए। मिडिल ईस्ट में देखिएगा, अब जितने भी खाड़ी के देश है, इतने सारे देशों को सिर्फ ओबामा ने ही कितना तकरीबन $150 अरब के हथियार बेचे, और कितना ट्रंप ने $350 अरब के हथियार बेचे, और अभी पिछले दिनों में $70 अरब के हथियार बेचे। ये इतने खाड़ी के देशों में हथियार हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना बचाओ। क्यों नहीं हमला करते ईरान के ऊपर? ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना बचाने की कोशिश करें, जिसमें अमेरिका भी उनकी मदद कर रहा है। तो उनके पास भी तो हथियार हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सारे देश जो विश्व में हैं जो उनके कंधे से गोली चला रहे हैं, तो वो अपना कंधा देने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि बाकी भी अपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, और स्टेट ऑफ होर्मुज को अगर खुला रखना है तो तेल उनको चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, उनको चाहिए। तो उनकी मदद के लिए वो आगे आएंगे, लेकिन वो भी आ गया है। और इस पूरे खेल में ईरान जो है पलटवार करके अपने मनोबल को ऊंचा करने में लगा है, और वाकई उसमें वो सक्सीड भी हुआ है। और यही कारण है कि ईरान को देखते हुए कि ईरान इतना सब कुछ तबाह होने के बावजूद भी अगर उसका मनोबल इतना ऊंचा हो रहा है, तो इसका क्या कारण है वो अब खुद अमेरिका भी जानता है कि उनके मिसाइल, उनके ड्रोन के ऊपर जो इंटरसेप्टर्स हैं इतने महंगे पड़ रहे हैं। और अगर खुद उनके जो उनको मैं कहूँगा कि इंटेलिजेंस की जो खबर मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको इंटेलिजेंस भी मिल रही है ईरान को, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। कैसे हो गया कि 2-2.5 हजार के रॉकेट्स या मिसाइल जो उनके पास थी, उनका अचानक रेंज बढ़ गया। चाहे ईरान ने कहा है कि दियोगा गासिया में उनका कोई शायद हाथ नहीं, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन आज की तारीख में मकसद ये कि पहुंचे नहीं वो, पर काबिलियत दिखाने की कोशिश की। तो इससे बाकी जो देश हैं जो तेल के ऊपर निर्भर करते हैं, यूरोपियन खासकर, उनको भी खतरा है कि ये ईरान एक तरीके से मैसेजिंग दे रहा है कि अगर आप लोग नहीं संभाल सकते तो मेरे पास भी ऐसे कुछ साधन हैं जिनसे मैं आपको परेशान कर सकता हूं। अमेरिका जानता है ये सब कुछ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर अमेरिका को इतना हल्का लेना चाहिए, ईरान को भी हल्का नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ईरान जरूर बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है और काबिल तारीफ
और इजराइल जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका ईरान के ऊपर, ये अमेरिका को भी ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है। अमेरिका भी सोच रहा है कि क्या ईरान में कितनी हिम्मत है, कब तक जाएगा। वो रूस को भी देख रहा है, चीन को भी देख रहा है, बाकी खाड़ी के देशों को भी देख रहा है, और कई एक देश वहां से तेल ले जा रहे हैं, चाहे अपने बलबूते पे ले जा रहे हैं, अपने नेवी को लगा करके ले जा रहे हैं, या ईरान विश्व में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक खेल है। मुझे लगता है 5 दिन में जरूर कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ईरान जो है वाकई एक ऑनरेबल एग्जिट जिसे कहते हैं वो ईरान पा सकता है। अगर पा सकता है तो फिर पूरे विश्व में शांति बहाल हो सकती है। क्या ईरान ऑनरेबल एग्जिट पा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के पास साथ में जनरल माथुर के पास जाऊंगा, लेकिन पहले ये भी समझ लीजिए, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और उनके बयानों ने दुनिया को उलझन में डाल दिया है। आलम यह है कि लोग अब उनके पुराने यूटर्न भूल चुके हैं और उनकी कथनी और करनी के बीच के फासले को तौल रहे हैं। सवाल खड़ा हो गया है, क्या ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या ये सिर्फ वक्त काटने की एक चाल है? तो महज 2 दिन पहले ट्रंप ने तेहरान को ललकारते हुए अल्टीमेटम दिया था कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खुला तो राख में मिला देंगे। लेकिन अब सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि ईरान से परमाणु डील और जंग खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी खुद ईरान के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात हुई और ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार है। तो ट्रंप ने खुद ही शांति के लिए 5 दिनों का समय मुकर्रर कर दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी घोषणा के बावजूद वो खुद भी इस बात की गारंटी नहीं दे पाए कि जंग वाकई रुक जाएगी। उनके इस शांति पाठ के बीच भी इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक जारी है, जो ट्रंप की साख पर सवाल जरूर खड़े करती है। जहां ट्रंप बातचीत का ढोल पीट रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से खामोशी और उपहास का माहौल है। ईरान की आधिकारिक मीडिया और अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया है। ईरानी मीडिया में ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए कहा जा रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही और अमेरिका केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? एक तरफ वे शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके कार्यकाल में हमले जारी रहते हैं। क्या यह ट्रंप की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने में वो नाकाम रहे हैं? बिल्कुल, ईरान युद्ध पर कब क्या बोले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं उनके तमाम वो बयान। ट्रंप का बयान वाला वॉर, 24 दिन 5 बड़े यूटर्न, तारीख वाइज आप समझिए। 1 मार्च तारीख, बयान क्या कि हमारा इरादा युद्ध को 4 से 5 हफ्ते में खत्म करने का है। यह बयान उनकी तरफ से दिया जाता है। अब 9 मार्च पे आइए, तारीख 9 मार्च की, और बयान क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि मुझे लगता है कि युद्ध अब लगभग पूरा हो चुका है। यह 9 मार्च का उनका स्टेटमेंट है। और अब अगले बयान पर आते हैं, तारीख 20 मार्च की। बयान क्या ट्रंप का कि हमने लक्ष्यों को पूरा करने के हम बेहद करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया 20 मार्च को कि भैया हमने जो लक्ष्य रखा था हम उसके बेहद करीब हैं। अब 20 मार्च को ही शाम को अगला जो बयान है वो राष्ट्रपति ट्रंप का आता है कि मुझे लगता है कि हम जीत गए हैं, मैं अभी सीज फायर युद्ध विराम नहीं करना चाहता। यानी सुबह कुछ और शाम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पलट जाते हैं। इसके बाद 23 मार्च की तारीख, बयान अगर बातचीत फेल हुई तो हम बस उनके दिलों यानी कि प्रमुख ठिकानों पर बमबारी जारी रखेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए दीपक जी, ये अलग अलग दिनों के स्टेटमेंट्स हैं और 5 अलग अलग स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। ये दिखाता है कि कितना वो अपने ही बयान से पलट जाते हैं। मुझे ट्रंप को जब भी देखता हूं तो बड़ा मजा आता है, थोड़ी गुदगुदी होती है अंदर कि अब ये क्या बोलेंगे, अब क्या ऐसा नया बोलेंगे, अब कैसे लोगों को सांसद में डालेंगे, अब कौन सा नया ऐसा दावा करेंगे जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ट्रंप जो है
क्या ये सब जानबूझकर करते हैं? नहीं, उनकी फितरत में शामिल है। वो जानबूझ के रायता फैलाना चाहते हैं, अगर शुद्ध हिंदुस्तानी में इसको कहा जाए। और वैसा ही एक रायता उन्होंने कल फैलाया जब 5 दिन के लिए उन्होंने कहा कि ईरान के जो न्यूक्लियर माफ कीजिएगा, ईरान के जो ऑयल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला नहीं होगा। हालांकि ईरान इससे साफ साफ इनकार कर रहा है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी। हम आएंगे शांति के प्रस्ताव पर। कौन क्या शांति का प्रस्ताव दे रहा है? तो युद्ध भूमि में हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही भीषण जंग की। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन पे ईरान के जो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके जो तेल के कुएं हैं या तेल के जो भंडार हैं उन पर हमले नहीं होंगे। ईरान कहता है ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। सवाल यह है कि ये क्या ट्रंप की कोई चाल है? सीधे चलते हैं जनरल अनुज माथुर के पास। जनरल माथुर, क्या आपको लगता है ये ट्रंप की कोई चाल है? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मेरी आवाज आ रही है जी? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, जनरल कुलकर्णी से मैं पूरी तरह सहमत हूं। डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लगता है हमको कि बहुत कंफ्यूज्ड हैं और उनको कोई चीज स्टेट में पता नहीं है, लेकिन उनको एग्जैक्टली मालूम है कि वो चाहते क्या हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का इस जगह पर आने का उद्देश्य मेरे हिसाब से जो उसका इशू था, वो यहाँ के संसाधनों पर कंट्रोल करने वाली एजेंसी के सेंटर में अपने आप को एस्टेब्लिश करना। उससे 2 चीजें वो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे, अमेरिका चाह रहा था, और वो 2 चीजें ये थी कि वो अपनी जो उनकी जो चीज है वेस्ट एशिया में, जो उनकी पावर है, उसको लीवरेज कर सकें यहाँ पर रह करके, पहली बात। और दूसरी बात, वो देखिए, जो ऊर्जा के प्रवाह को कंट्रोल करता है वही विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली चीज को कंट्रोल करता है। और ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रभाव का क्षेत्र है। पर यहाँ से लगभग 25% 26% ऊर्जा प्रवाहित होती है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो उनका एक मकसद ये था कि ईरान को पूरी स्वतंत्रता के साथ इस सेंसिटिव और संसाधन संपन्न क्षेत्र को कंट्रोल करने ना दिया जाए। और यहां तक अब मैं समझ रहा हूं उनका उद्देश्य, क्योंकि एक उनको यहां से, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ऐसा एग्जिट चाहिए, ऐसा ऑफ रैंप चाहिए जिससे कि वो ये कह सकें कि हमने ये युद्ध इस वजह से शुरू किया था और हम इसको खत्म करके जा रहे हैं और हमारी ये विजय हुई है। तो नोशन ऑफ विक्ट्री, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो नोशन ऑफ विक्ट्री है वो उनकी समझ से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल करने में आएगा। और अब जो उनके जितनी भी एक्शंस, एक्टिविटीज मुझे नजर आ रही हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि वो किसी ना किसी प्रकार से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं। अब ये कंट्रोल कैसे होगा? इसको कंट्रोल को करने के लिए, क्योंकि कई दफा ये हमने देखा है बूट्स ऑन ग्राउंड की जब भी बात करते हैं कि ईरान बहुत बड़ा है, ईरान छोटा है, उससे कोई अर्थ ही नहीं है। तो अमेरिका कभी भी मेनलैंड ईरान पर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेगा। और उनका ये मकसद रहेगा कि जो टेरिटरी है, जो टेरेन फीचर्स हैं, जो कि इस क्रिटिकल स्ट्रेट को डोमिनेट करते हैं, उन पर कब्जा किया जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए। तो ये मेरा मानना है कि आने वाले समय में अब ये देखिए, जो उन्होंने कहा 5 दिन की बात, वो इसीलिए कही है। आप पहले दिन वाला हमला देख लीजिए, कब हुआ था? वो हमला तब हुआ था जब लग रहा था कि बातचीत लगभग सफल हो रही है, ईरान उनकी बातें मानने को तैयार था, ओमान ने ये कहा था कि आगे बातचीत बढ़ रही है और जेनेवा में ये हो गया, वो हो गया। उस समय ये उनको ये कन्विंस्ड हो रहे थे कि कम से कम अगले 2-4 दिन में कोई किसी प्रकार का हमला नहीं होगा। उस चीज का लाभ उठाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉर, जिसको सरप्राइज कहा जाता है, उसका पूरा इन्होंने लाभ उठाया। और जब ईरान को सबसे कम उम्मीद थी, तब इन्होंने उसके ऊपर हमला किया। और रिजल्ट आपके सामने है। खामनेई गए, 40-45 और बड़े लीडर गए, रक्षा मंत्री गए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गए, तो ये तमाम चीजें हुई। अब
अभी भी वो ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से ऐसा माहौल हो, मेरा मेरा मानना है ये कि इस प्रकार से ऐसा माहौल हो कि लोग ये समझने लगे कि आज इस समय तक कोई हमला होगा या नहीं होगा, या कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और उसका लाभ उठा करके उस एक्टिविटी को करा जाए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में हम वहां पर कुछ एक्शन देखेंगे उन आइलैंड्स के ऊपर, जिनके ऊपर मैं पूरी तरह से मानता हूं, मैं एम्फीबियस फोर्स का चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर रह चुका हूं अंडमान निकोबार आइलैंड में 2.5 वर्षों के लिए। मेरे को पता है कि इस प्रकार के ऑपरेशंस कितने खतरनाक और कितने ज्यादा आपके लिए बॉडी बैग्स क्रिएट करने वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर कंट्रोल करना है और अगर आपका जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्शन की जो स्ट्रेटजी है उसका मकसद इन संसाधनों पर अपना नियंत्रण लगाना है, तो आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है। मुझे लग रहा है वो थोड़ा समय खरीद रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और माहौल ऐसा कर रहे हैं कि कोई हमला नहीं होगा, और वो आने वाले समय में कुछ हमला हमको देखने को मिलेगा। दीपक, सरप्राइज हमला प्रेरणा, और उसी की तैयारी, यही बात जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं और यही बात जनरल माथुर कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं तो पहले से ही ये कहता रहा हूं कि पूरा का पूरा तेल का खेल है। इराक पर कंट्रोल भी तेल का खेल था, मिडिल ईस्ट पर जो अमेरिका का कंट्रोल है वो भी तेल का खेल है। सिर्फ ईरान बचा था जिसके तेल के खेल पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं था, वो चाइना के ज्यादा नजदीक था। तो ईरान को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे शांति की कोशिशों की। मिडिल ईस्ट की आग अब पूरे एशिया को अपनी चपेट में ले रही है। एक तरफ आसमान से बरसती मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ बंद कमरों में चलती कूटनीति की बिसात। ईरान के विदेश मंत्री ने अचानक पाकिस्तान समेत 8 देशों से संपर्क साधकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आखिर क्या है ईरान का प्लान बी? क्या ये जंग को रोकने की आखिरी कोशिश है या फिर किसी बड़े सैन्य गठबंधन की तैयारी? इस तपते माहौल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक के बाद एक 8 देशों के साथ इमरजेंसी डायलॉग शुरू किया है। इनमें सबसे अहम नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ तुर्की, मिस्र, ओमान, सऊदी अरब और कतर जैसे देश इस लिस्ट में शामिल हैं। अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो वो पीछे भी नहीं हटेगा। आपको एक बार लिस्ट दिखा दे रहे हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल: पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इसके अलावा ओमान, सऊदी अरब और कतर। तो ईरान जिन 8 देशों से बात कर रहा है उनका चुनाव बहुत सोच समझ करके किया गया है। क्षेत्रीय प्रभाव के लिए तुर्की और मिस्र, पारंपरिक मध्यस्थ के तौर पर ओमान और कतर, सऊदी और यूएई को इजराइल के पाले में जाने से रोका जा सके। लेकिन जाहिर तौर पर दीपक जी, चुनौती अपने आप में बेहद बड़ी है। चुनौती बड़ी यह है कि हाल ही में ईरान ने इन देशों के करीब कई हमले किए हैं, जिससे एक डर का माहौल है। क्या इससे समाधान निकलेगा, ये भी हम समझ लेते हैं। हमलों के लिए ईरान की मुआवजे की मांग, सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहा है ईरान। नेतन्याहू सरकार ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना चाहती है, मिसाइल प्रोग्राम को भी पूरी तरह खत्म करना चाहती है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का नो निगोशिएशन का रवैया है। तो सीधे चलते हैं, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मेजर जनरल अनुज माथुर, ब्रिगेडियर विजय धीमान। ब्रिगेडियर साहब, बाकी सब तो मुझे समझ आता है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया। वो देश जो आतंक को पनाह देता है वो शांति का मसीहा कैसे बन गया, वो कैसे ईरान की लिस्ट में आ गया और भारत का कोई रोल नहीं? देखिए, ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है कि पाकिस्तान जो है हर जगह पे गड़बड़ फैलाता है, एंड इट इज़ अ नोन फैक्ट। परंतु ये भी याद रखिए कि मुल्ला मुनीर की जो पहुंच है वो डोनाल्ड ट्रंप तक है, और ईरान के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अगर पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करता और पाकिस्तान खुले तौर पे आके अमेरिका की मदद करे ईरान के खिलाफ, चाहे वो उसके बेसिस का इस्तेमाल हो या ग्राउंड ट्रूप्स का इस्तेमाल हो या कुछ भी हो, कोई स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस हो, तो वो उसमें कोशिश की है उसने कि पाकिस्तान को भी रोप इन करे ताकि वो उस तरफ ना जाए। अभी जो स्थिति जो बनी हुई है, अभी तक जो मेरे साथी पैनलिस्ट ने आपको बताया, मैं उनके साथ सहमत हूँ। परंतु अभी आगे का जो है, अभी यहाँ पे 2 विकल्प हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। एक तो वो है कि वो युद्ध करें, जैसे माथुर साहब ने आपको बताया,
उसके लिए उसको उसके 9,000 स्पेशल फोर्सेस तैयार हैं, 2,500 मरीन कमांडोज तैयार हैं, और उनका लक्ष्य जो है वो है वेस्टर्न जो रॉकी एरिया है गल्फ ऑफ हॉर्मोज का, जहां उनके मिसाइल्स हैं, उनका जो कसब आइलैंड है, लारक आइलैंड है, अनबू आइलैंड है, तो ये जो सब आइलैंड को कैप्चर करना है, खरग आइलैंड को, मुस्तांग आइलैंड को, तो वो एक विकल्प हो सकता है। और उसके बाद वो कोशिश करेंगे खोलने की। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले प्रोग्राम में कि इसको अगर कैप्चर कर भी लिया जाता है, अमेरिका उसको नेवल स्क्वाड भी देता है, एयर स्क्वाड भी देता है, फिर भी उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी इन्फिनिटी नहीं हो सकती। तो जो स्वॉर्म अटैक होगा, चाहे मिसाइल्स का हो या ड्रोन का हो, एक भी निकल गया और अगर उसने किसी टैंकर को हिट कर दिया तो जो आग लगेगी वो दिनों चलेगी, हफ्तों चलेगी। और अगर टैंकर ब्रेकअप हो जाता है तो शेल्फ जो है इनका इतना शैलो है कि इसको टोटल ब्लॉकेड हो जाता है। ये किसी के भी हक में नहीं है, चाहे वो अमेरिकन फोर्सेस हो, एलाइज हो, गल्फ कंट्रीज हो, या ईरान हो, या ईरान के समर्थक चाइना हो। तो ये सब कंट्रीज चाहते हैं कि किसी तरीके से सहमति बने। परंतु ट्रंप का कहना है कि मैं 5 दिन का टाइम दे रहा हूं और मैं एक बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा हूं, ये सच हो सकता है, क्योंकि विटकॉफ और उनके सन इन लॉ जो है वो अरागची के संपर्क में भी थे, थ्रू अमान के भी संपर्क में भी थे। तो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है, ट्रैक टू चैनल जो है वो ऑन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहां पे परंतु ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका जो पुराना जो रिकॉर्ड है उसके उन्होंने इतना ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया हुआ है कि कोई भी मानने के लिए 100% तैयार नहीं होता। और यहाँ पे ट्रंप भी ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं। जैसे आपको याद हो क्यूबन क्राइसिस जो 1962 में हुई थी, तो वो भी अमेरिका और रशिया के बीच में एक तनाव की स्थिति थी, न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट की स्थिति थी, उसमें भी ऑफ रैम्प ढूंढा गया और उसमें करा गया। तो यहाँ भी कोशिश यही है कि ऑफ रैम्प ढूंढे ताकि ईरान को भी लगे, क्योंकि ईरान के भी फेवर में है कि अगर ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको ब्लॉक ना करें, तो वो भी चाहते हैं कि कम से कम ये युद्ध हो, खत्म हो। और खत्म करने का तरीका यही है कि उन्होंने बोला कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज दीजिए। ये बात खुल के सामने नहीं आई है क्योंकि अभी इसका कोई समझौता बना नहीं है, परंतु जो बात हो रही है बैकडोर में वो बताया ये जा रहा है, वो सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं, बदले में वो कोऑपरेट करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। उसके अलावा वो शायद ये भी बोलेंगे कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए नहीं जाएंगे, पर सिविलियन प्रोग्राम्स हमको दीजिए, और हम जो अपना उनका जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हमस और हुतीज, वो इनकी भी हिमायत करना छोड़ देंगे। और अगर आप मुझे पूछे तो ईरान के हक में यही बात बैठती है। अब सिचुएशन सिर्फ यही है, इन 5 दिनों में कोई ऑफ रैंप हो जाता है। हालांकि जो बयान आते हैं, चाहे वो ईरानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से है या अमेरिकन है, वो परस्पर विरोधी बयान होंगे और बिल्कुल ऐसे होंगे कि एक दूसरे के साथ खड़े ना हो सके। आई मीन ना मानने वाली शर्तें होंगी। जैसे ईरान बोल रहा था 30 डेज में क्लियर करिए सारे बेसिस को, $500 बिलियन की रेपरेशन दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर ईरान उनकी बात मान जाता है थ्रू बैकडोर डिप्लोमेसी और फाइनली समझौता होता है, और जब रीबिल्डिंग की बात आती है तो ये अमेरिका के हक में है या उनके एलाइज के हक में है कि ईरान की जो भी न्यूक्लियर ऑयल इंस्टॉलेशन बर्बाद हुई हैं उसको दोबारा से जितनी जल्दी हो सके रिपेयर किया जाए और फंक्शनल किया जाए। उसमें अगर वो $1 ट्रिलियन भी लगेंगे तो लगाएंगे। तो $500 बिलियन की शर्त जो है ये किस्म की आई वुड से धमकी है जो कि ऊपर से दी जा रही है। बाकी ट्रंप का ये कहना कि किसी बड़े आदमी के साथ उनकी बात चल रही है, तो आपने भी आज बताया कि शायद वो संसद के चेयरमैन की बात कर रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। अगर वो उसका नाम अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, हो सकता है वो कह रहे हैं कि नाम डिस्क्लोज करेंगे तो उनकी जान को खतरा है। अमेरिका और इजरायलियों के सिवा कौन मारेगा भाई? अगर नाम डिस्क्लोज भी कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, सस्पेंस बना के रखते हैं ट्रंप अननेसेसरी का। आई एम कमिंग टू दैट। वो सस्पेंस इसलिए बना के रखा हुआ है कि वो बंदा जो है वो लास्ट मोमेंट पे एक्सेप्टेबल हो और अमेरिका का पपेट हो, कि उसको पहले से बता करके उसको उसकी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी बात आपकी सही है कि यदि कोई ऐसा कोई उभर के आता है तो मोसाद या CIA उसको असैसिनेट कर देंगी। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को लगता है कि ट्रंप को इस बार हमें
थोड़ा सा उसकी बात माननी चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एक ऑफ रैम्प क्रिएट करने की है। अगर ये हो गई तो ये ठीक होगा, परंतु अगर ये युद्ध आगे चला तो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी यही बोला था कि ये आगे चला तो इसकी भरपाई जो है अगले 10, 15, 20, 30 सालों में नहीं हो पाएगी। एक क्विक जवाब दोनों जनरलों से मैं करता हूं। जनरल साहब, सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या ट्रंप पर भरोसा करना चाहिए? जनरल माथुर। यहाँ पे यस। देखिए, ट्रंप के ऊपर भरोसा कर, ट्रंप ने ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत क्रिएट कर लिया है, लेकिन आपके पास कोई और चारा मुझे लगता है नहीं है। आपको ट्रंप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक जो मेन इसका जो प्लेयर है इस पूरी लड़ाई का, उसके राष्ट्रपति हैं। और अगर आप उनकी बात पर भरोसा नहीं करके और उनकी हर चीज को अलग से फेंक देंगे तो फिर इसका कोई अंत निकलता हुआ मुझे नजर आ नहीं रहा है। तो बातचीत कर इनके बात पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि आपको एक ऐसी बैक चैनल की जरूरत है जिसको कि आप सही प्रकार से इस्तेमाल कर सके। देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि इस पूरे संघर्ष के दौरान भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हर एक के साथ बात कर सकता है। हम ईरान की और अमेरिका की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब्बास अराक्ची ने हमसे बात नहीं की सर। जिन 8 देशों से अब्बास अराक्ची ने बात की उसमें पाकिस्तान तो है, हम नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान को इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा ना हो सके उनके खिलाफ, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को उसमें रखा है, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो पाकिस्तान अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं कम से कम ऑन पेपर उनके बातचीत के रिश्ते हैं वसीम मुनीर के और डोनाल्ड ट्रंप के, तो उसको भी कहीं ना कहीं बात को ध्यान में रखा गया है। लेकिन मेन वजह पाकिस्तान के साथ बातचीत की यह है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान उनके यहाँ लैंड के द्वारा उसके अंदर कोई एक्टिविटी हो सके, या पाकिस्तान के जो उनके बेसिस हैं उनको अमेरिका इस्तेमाल कर सके। इस वजह से पाकिस्तान को इसके बीच में लाया गया। वरना ईरान भी जानता है कि पाकिस्तान ने हमेशा उनकी पीठ में खंजर भोंका है, वो चाहे जून 2025 हो या उसके पहले या उसके बाद। तो ये ईरान को पता है, और ये बात ईरान ने पहले भी कही थी कि अभी हम समय देख रहे हैं, और अगर पाकिस्तान के किसी भी बेस का या किसी भी उसका एयर स्पेस का हमारे खिलाफ प्रयोग हुआ होगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। 1-1.5 साल पहले की आप बात देख लीजिए, जब पाकिस्तान में और ईरान के अंदर मिसाइल्स का पूरा बाकायदा एक्सचेंज हुआ था बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस में। तो ईरान को पाकिस्तान की असलियत पूरी तरह से पता है। लेकिन अभी चीज रियल पॉलिटिक्स ईरान के लिए यह है कि वो पाकिस्तान का प्रयोग अपने खिलाफ ना होने दे, क्योंकि वो उनके लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। यही वजह है एकमात्र जिसकी वजह से पाकिस्तान को इन्होंने शामिल किया है। और वो जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान को रखा गया है, लेकिन बातचीत किसी और जरिए से होगी। सऊदी अरब कर रहा है, ओमान कर रहा है, कतार कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हमें देखने की आवश्यकता है। लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई बैक चैनल खुली हो सकती है क्या सब, क्योंकि इजराइल को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम बार बार अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान की बात कर रहे हैं। इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इजराइल का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, और इजराइल चाहता है कि टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। इजराइल का और कोई मकसद नहीं है। इजराइल का एकमात्र मकसद है कि ईरान आने वाले 50, 60, 100 सालों तक उसके लिए किसी भी प्रकार का थ्रेट ना बने, और वो थ्रेट ना बने इजराइल। ठीक है, नीचे दबा दिया जाए इकोनॉमिकली। मैं यही सवाल मैं जनरल कुलकर्णी से पूछना चाहता हूं। जनरल कुलकर्णी, जब पाकिस्तान बीच में है तो क्या शांति की इस प्रोसेस में, क्योंकि कई सारे प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि भारत को इस शांति के प्रयासों में अपना एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी के कई टॉप लीडरशिप की ये बात सामने आई। लेकिन अब जब पाकिस्तान इसमें कूद गया है ईरान के कहने पर, तो क्या भारत का कोई रोल बचता है? जनरल कुलकर्णी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक। तो प्रेरणा, अब्बास अराक्ची ने 8 देशों से बातचीत की है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, कतर भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, इसके अलावा मिस्र भी शामिल है, इसके अलावा ओमान भी शामिल है। ओमान ने तो बातचीत की कोशिश कराई थी और उसी बातचीत के बीच ईरान पर पूरा हमला हो गया है। लेकिन बड़ा नाम जो है वो पाकिस्तान का है।
पाकिस्तान की इस पूरी शांति प्रक्रिया में कूदने के बाद ब्रिगेडियर धीमान, आपको क्या लगता है, क्या भारत का रोल ऐसे में क्या रहेगा? क्योंकि पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी कि भारत शायद कोई कोशिश करे जिससे इस जंग का समाधान निकल पाए, लेकिन अब पाकिस्तान के कूद जाने के बाद यह मामला कैसे बदलेगा? क्योंकि अब्बास अराक्ची से तो हम भी लगातार बात कर रहे थे, जयशंकर ने 4 बार बात की। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी, जर्मनी ने, फ्रांस ने, रशिया ने और कई देशों ने बोला था कि भारत को इस पे पहल करनी चाहिए, क्योंकि भारत के जो रिश्ते हैं वो ईरान की साइड और गल्फ कंट्रीज की साइड, अमेरिका, इजराइल की साइड बराबर के हैं। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पहल शुरू भी कर दी थी। करीबन 6 देशों के राष्ट्रपतियों से या उनके हेड से ऑलरेडी बात कर ली थी इस बारे में कि इसको किसी तरीके से शांति की तरफ लाया जाए। परंतु हुआ क्या कि जो ईरान की तरफ से जो पहल हुई है, ये 5 दिन का जो प्रोग्राम बना है, उसके अंदर किसी वजह से क्या मतलब, अराक्ची ने पाकिस्तान को इसलिए धकेला है क्योंकि वो अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ जा सकता था इन फेवर ऑफ यूएस, जो मैंने पहले भी आपको बताया, यूजिंग द बेसिस, यूजिंग द एयर स्पेस, यूजिंग द ग्राउंड फॉर लॉन्चिंग स्पेशल फोर्सेज ऑफ बलोचिस्तान बॉर्डर से। तो उन सब चीज़ों को भी उन्होंने काउंटर करते हुए उनको साथ में ले लिया है। और बाकी आपने बताया कि जो बाकी के 8 देश हैं, हर किसी का क्या रोल है, और यहाँ पे भारत का रोल कहीं नजर आ नहीं रहा। तो इस वक्त के लिए अभी अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से हो सकता है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो, या हमारी तरफ से जो हमारा फॉरेन ऑफिस है जो बहुत ही प्रोएक्टिव है, कोई उन्होंने अंदर की कोई डिप्लोमेसी या कोई बैक चैनल या ट्रैक 2 शुरू की हो कहीं पे इन्वॉल्व होने के लिए, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। पर मुझे आज ये लगता है कि भारत के जो प्रयत्न हैं या प्रयास हैं वो इस वक्त इस पूरे 5 डेज प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल नहीं है। परंतु सिर्फ भारत का यही रोल रह सकता है कि वो अगर ईरान की तरफ से ना सही, कम से कम इजराइल और अमेरिका और गल्फ कंट्रीज को करे कि देखिए, आप किसी भी तरीके से विकल्प को तलाश करिए, ऑफ रैम्प ढूंढिए, और जो आपने ऑल्टरनेट रखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो 5 डेज का सीज फायर उन्होंने डिक्लेयर किया है, साथ के साथ उनकी तैयारी, जो मैंने बोला 9000 स्पेशल फोर्सेस, 2500 कमांडो, मेरीन कमांडोज, और वो सारे के सारे टारगेट जो मैंने गिनाए आइलैंड्स, वो सब आइडेंटिफाइड हैं कि यदि ये 5 दिन का प्रयास फेल होता है तो एक बहुत ही भीषण हमला होगा, जिससे स्थिति और भी खराब होगी और भी उलझेगी। क्योंकि अभी तक ईरान के पास स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस है, उनके पास अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाकी है, और वो छोड़ने वाले नहीं है, तो वो दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। तो भारत को कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी तरीके से इंप्रेस अपॉन अमेरिका एंड इट्स एलाइज एंड द गल्फ कंट्रीज कि देखिए, आप इसको वो वाला जो ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं उसको रोकिए। यदि 5 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है तो इसको और एक्सटेंड करिए, देखिए क्या स्थिति है और कहां पे एक कंसेंसस बनता है, ताकि जो गल्फ ऑफ हॉर्मोज है, इसका जो एरिया है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑप्स जो यहाँ पे है, वो सबके लिए बराबर हो। जैसे ईरान ने भी स्टेटमेंट दिया है कि फोनो तो चाहिए, परंतु उसके साथ ट्रेड भी फ्री होना चाहिए। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि आप हमें सिक्योरिटी गारंटी दीजिए, हम ये इस हॉर्मोज को खोल देंगे। तो ये एक छोटी सी विंडो अपॉर्चुनिटी, या कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, नजर आ गई है। तो शायद इसको ट्रंप एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में है। अब देखते हैं क्या होता है, परंतु भारत को यही करना चाहिए, कम से कम एक साइड जिसके साथ उनका संपर्क जारी है, उनको कन्विंस करें कि देखिए, आप 5 डेज तक इसको कोशिश करिए, हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो इसको एक्सटेंशन की तरफ कोशिश करिए, इसको और एक्सटेंड करके विकल्प ढूंढने की कोशिश करिए, और जो काइनेटिक मीन्स वाला विकल्प है उसको इस्तेमाल जहां तक हो सके ना करिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि पाकिस्तान की मदद आखिरकार ईरान को क्यों चाहिए। शायद ईरान अपने एक पड़ोसी दुश्मन को खत्म करना चाहता है, जिसके सहारे अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड कर सके, क्योंकि आपको पता है ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, बलूचिस्तान के थ्रू ये रास्ता जाता है, और ईरान और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, और वही सबसे सेफ रास्ता है जहां से अमेरिकी सेना जो है वो ईरान के अंदर एंट्री कर सकती है। प्रेरणा, आगे देखें आज के हथियार के बारे में, कौन सा हथियार चल रहा है? बिल्कुल, आज क्या खास है हमारे एक्सप्लेनर में बताते हैं आपको। मिडिल ईस्ट की आग में एक ऐसा हथियार उभरकर सामने आया है जो आसमान का शिकारी भी है और जमीन पर मौत बरसाने वाला भी। नाम है F-16 फाइटिंग फाल्कन।
मिडल ईस्ट, जहां हर दिन बदलते समीकरण, जहां जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी लड़ी जा रही है, और इस जंग में F-16 बन चुका है एक बड़ा गेम चेंजर, दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट, एक ऐसा विमान जिसने दशकों तक आसमान पर राज किया। लेकिन क्या अमेरिकी तकनीक का ये बेजोड़ नमूना अब अपनी चमक खो रहा है? ईरान के हालिया दावों ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के अजेय माने जाने वाले F-16 को मार गिराया है। सबसे पहले बात करेंगे F-16 की खासियत की। आखिर ये क्यों खास है? F-16 जिसे पायलट प्यार से वाइपर कहते हैं, इसे जनरल डायनामिक्स ने एक लाइट वेट फाइटर के तौर पर बनाया था, लेकिन इसकी ताकत इसके वजन से कहीं ज्यादा है। इसकी मुख्य खासियत क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये मल्टी रोल क्षमता वाला है, हवा से हवा और हवा से जमीन में मिशन कर सकता है। स्पीड और फुर्ती लगभग मैक 2 की स्पीड है इसकी, यानी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। बेहद फुर्तीली है, तेजी से मोड़ लेने की इसमें क्षमता है, उन्नत रडार और सेंसर है। बिल्कुल, आधुनिक AES से रडार दुश्मन को दूर से ट्रैक कर सकता है। हथियारों की विविधता, मिसाइल यानी अमराम साइड विंडर, लेजर गाइडेड बम, GPS गाइडेड हथियार, सस्ता और भरोसेमंद भी ये है। अन्य फाइटर जेट्स के मुकाबले कम लागत, फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, कंप्यूटर आधारित कंट्रोल, पायलट को ज्यादा नियंत्रण मिलता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है अमेरिका का F-16 फाइटर जेट। ये अमेरिकी निर्मित सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे जनरल डायनामिक्स यानी अब लॉकहीड मार्टिन ने 1970 के दशक में बनाया था। यह विमान हल्का, तेज और तकनीकी रूप से एडवांस्ड है। इस विमान को दुनिया के 25 से ज्यादा देशों की वायुसेना ने खरीदा है और इस विमान की रफ्तार मैक 2 यानी करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इस विमान को खराब मौसम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रडार सिस्टम 84 किलोमीटर तक 20 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। तो अमेरिका का F-16 विमान 4.5 जनरेशन का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है और इसकी हथियार क्षमता 7700 किलोग्राम है, जो मिराज 2000 फाइटर जेट से ज्यादा और राफेल से कम है। तो F-16 कहा जा रहा है कि बेहद साधारण से हथियार से गिरा दिया गया है F-16 को ईरान ने, और बकायदा इसका पिक्चर भी जारी किया है। ब्रिगेडियर धीमान, क्या यह संभव था? कैसे ईरान ने इस F-16 को निशाना बनाया होगा? देखिए, अभी आपने जो F-16 के बारे में कसीदे पढ़े हैं, मैं आपको याद दिला दूं, F-16 हमने भी गिराया था ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हैविंग सेड दैट, अभिनंदन ने भी गिराया था सर। मैं कह रहा था सिंदूर नहीं है, वही कह रहा हूं, हमने भी, तो मैं सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, हमने भी गिराया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि बट हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तान के पास F-16 है वो वर्जन F-16 A और B हैं, और A और B वो जो 1970 में बने थे, जो आपने बताया अभी, वो हैं। जबकि ये जो अभी अमेरिका लेके आया है ये CD वर्जन है, और अगर E वर्जन है तो मुझे मालूम नहीं है, बस CD डेफिनेटली है, और वो ज्यादा घातक है। और ये 4.5 जनरेशन जो बोला है वो ये हैं, पाकिस्तान वाले नहीं हैं। तो अगर ये उन्होंने किसी नॉर्मल हथियार से गिराया है तो ये मैं नहीं मानूंगा, वो कोई बड़ी हाईली स्पेशलाइज वेपन होगा, कोई एयर डिफेंस वेपन जो उस वक्त कामयाब हो गया उस वक्त, क्योंकि हर चीज का मैल फंक्शन भी हो सकता है। जैसे अपना अभिनंदन का जो विमान गिरा था MiG-21 था, बहुत ही पुराना विमान था, परंतु वो सब ठीक कर रहा था, वो मैल फंक्शनिंग हुई थी बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, नॉट बिकॉज उसकी टैक्टिक्स में या उसकी क्षमता में कोई कमी थी। तो इसलिए यहां पे भी हो सकता है कि ये F-16 जो गिरा है वो कोई पहली बात तो गिरने का प्रूफ नहीं है अच्छी तरह से। अगर वो गिरा भी है तो हो सकता है कोई मैल फंक्शन हो, या जो ईरान की जो क्षमता थी शुरू में, जो एयर डिफेंस वेपन्स चाइना से लिए थे, कोई एक जो उनका है वो मरने लगने में सफल हो गया। अदरवाइज जो इस वक्त अमेरिका के पास C, D या E वर्जन हैं, उनको गिराना इतना आसान नहीं है। वो डेफिनेटली वर्सेटाइल है, वो डेफिनेटली बड़े काबिलियत हैं, और उनको गिराना इतना आसान नहीं है। जी ठीक है,
आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज युद्ध भूमि में वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध का विश्लेषण रोज दोपहर 2 से 4 हम करते हैं। और आप जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।